तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक देखेंगे, विशेषण देखेंगे, क्रिया विशेषण देखेंगे और सर्वनाम देखेंगे। तो 4 टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना है, तो ध्यान से सभी वीडियो को देखिए। और एक बार में समझ ना आए तो रिकॉर्डिंग वीडियो शाम तक मिल जाएगा आप लोगों को। रिकॉर्डिंग वीडियो को एक बार जरूर देखना और रिकॉर्डिंग वीडियो में लाइक करके कमेंट जरूर करना। मैं देखूंगा कि कौन कौन वो उस वीडियो को देखे हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और सबसे पहले जानेंगे बच्चों कारक के बारे में, क्योंकि मैंने कई प्रश्न देखा जो कारक से संबंधित भी पूछ देता है। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इस कारक के बारे में, कारक होता क्या है। चलिए देखिए, परिभाषा यहाँ लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब परिभाषा से तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को कुछ उदाहरण बता रहा हूं, उससे समझोगे। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं लिखा है, पेड़ पर फल लगते हैं, तो पेड़ एक संज्ञा है बच्चों, फल भी एक संज्ञा है। तो इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है कौन सा शब्द, पर। तो ये पर ही क्या है, कारक है। और कारक का ये दरअसल विभक्ति चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुल 8 कारक होते हैं और 8 कारक के बारे में जानेंगे। उसके बाद उदाहरण से आप लोग समझ जाओगे बहुत जल्दी। तो कारक का नाम है, पहला कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्म का ये दूसरा कारक है कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। और करण तीसरा विभक्त कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। उसके बाद अगला देखो विभक्त कारक है चौथा अपादान, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां होता है संबोधन। इसको जिस क्रम में है उसी क्रम में याद रखना रहता है, ये भी याद रखना। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति को, के लिए, या, हेतु, ये तीनों है। अपादान का से अलग होने के अर्थ में ये दर्शाता है, अभी उदाहरण से पता चल जाएगा। ठीक है, संबंध का, की, के या रा, री, रे। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में, पर या विषय में। ठीक, या पास भी होता है इसका, में, पर, पास और विषय में। संबोधन का होता है हे, हरि, अरे, ए, ओ, हाय। ये जो किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जो शब्द यूज करते हैं ना, वही संबोधन कारक में। अब चलो उदाहरण से समझते हैं। पहला कर्ता कारक क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, कभी कर्ता के साथ लगता है कभी नहीं लगता। कैसे, उदाहरण को देखो, ध्यान से समझ जाओगे। रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ देखो रमा के बाद यानी कर्ता के बाद काम करने वाले को बोलते हैं कर्ता। किसी वाक्य में किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वो कहलाता है कर्ता। और उसके बाद जो चिन्ह लगा रहता है, जो शब्द आता है, शब्दांश आता है, वो कहलाता है विभक्ति। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम यहाँ कर्ता है, राम क्या है, कर्ता है। उसके बाद कौन सा शब्द लगा है, देखो ने। यही बच्चों दिखाता है कि ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह के ठीक पहले कर्ता कारक का नाम रहता है, यानी कर्ता का नाम रहता है। ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। अब कभी कभी कई वाक्य ऐसे मिलेंगे जिसमें कर्ता के बाद ने नहीं लिखा रहता, जैसे मोहन खेलता है। अब इसमें कार्य कौन कर रहा है, खेलने का काम मोहन, लेकिन मोहन के बाद देखो ने नहीं लिखा है। तो याद रखना सभी वाक्य में ये विभक्ति चिन्ह रहे, ये कोई जरूरी नहीं रहता। तो देखना रहता है कि कार्य कौन कर रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ने वाला कौन है, मैं, एक सर्वनाम शब्द है। इसके बाद ये ने नहीं लिखा है, तो भी हम जान गए कि मैं एक कर्ता है। तो जरूरी नहीं रहता कर्ता का विभक्ति चिन्ह रहे या ना रहे, कौन कार्य कर रहा है उसको पहचानना है। उसी में समझो कर्ता कारक छिपा हुआ है, निहित है। अगर मैं कहता हूं मैंने,
खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो इस मैं में देखो ये ने जुड़ा है। मैंने कहूंगा तो मैं में ने जुड़ा है, तो यही ने क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। जिसमें भी ने देखे या कर्ता के बाद कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, ने नहीं है, तो भी समझना है कि वहां ने है। ठीक, चलिए, तो यहाँ देखो इन वाक्यों में अगला पक्षी उड़ता है, पक्षी में भी देखो बाद में पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं तो पक्षी करता है, उसके बाद ने नहीं लगा है। तो रमा मोहन पक्षी कर्ता कारक है, और क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने का बोध हो रहा है कि क्रिया को कौन कर रहा है, इनके द्वारा हो रहा है, तो वही कर्ता कारक हुआ। ठीक, तो याद रखना जो कार्य करता है वो कर्ता कारक है। कर्म कारक को समझो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक। उदाहरण से समझो, कर्म के साथ को विभक्ति आती है, यही इसकी मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे कर्ता कारक में कभी कभी ने भी नहीं लिखा रहता तो भी पता चल जाता है कि ये कर्ता कारक है। उसी तरह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी पता चल जाता है। कैसे देखो, उसने श्याम को पढ़ाया, तो काम करने वाला कौन है, उसने, और श्याम कौन है, श्याम को पढ़ा रहा है, तो को विभक्ति चिन्ह पहले किसका नाम है, श्याम। तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में श्याम कर्म कारक है। राहुल ने चोर को पकड़ा, ये को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, को के पहले क्या लिखा है, चोर, तो इस वाक्य में चोर क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। राहुल ने, राहुल के बाद ने लिखा है, ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो राहुल क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह को पहचाने रहते हैं इसमें, फिर बताना रहता है कि कौन कर्ता है कौन कर्म है। तो ये को शब्द से पता चला कि चोर कर्म कारक है, ने विभक्ति चिन्ह से पता चला कि राहुल इस वाक्य में कर्ता है। अगला देखें, लड़की ने लड़के को देखा, तो को किसके आगे लगा है, लड़के के आगे, तो लड़के कर्म कारक हुआ, को कर्म कारक का विभक्ति है। उसी तरह लड़की के आगे ने लिखा है, तो ने कर्ता कारक है, लड़की कर्ता कारक है और ने कर्ता कारक का विभक्ति है। तो विभक्ति अलग होता है और कारक अलग होता है ना, याद रखना। राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब देखो यही पर लिखा है कि को, ये जो विभक्ति चिन्ह पहचान है हमें कर्म कारक को पहचानने का, कि जिसके आगे में को विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा वो कर्म कारक होगा, लेकिन यहाँ पर तो को लगा ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे। तो देखो भाई, वो काम कर रहा है, राम पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है, ऐसा कुछ न कुछ तो प्रश्न आ रहा है ना मन में। तो राम पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, हाँ ये उत्तर आया पुस्तक, यही कर्म कारक है। कोई भी क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, वो क्रिया किस पर हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो किस पर हो रहा है। जैसे आप लोग मोबाइल पर पढ़ रहे हो, आप मोबाइल पर पढ़ रहे हो तो भाई किसी न किसी पर तो क्रिया कर रहे हो ना, तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वही कर्म कारक होता है। तो यहाँ राम पुस्तक पढ़ रहा है, काम कर रहा है राम पढ़ने का, क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो किसी न किसी चीज को पढ़ रहा है, तो किसको, पुस्तक को, तो पुस्तक कर्म कारक हुआ, राम कर्ता कारक। चलिए, यहाँ थोड़ा सा और कुछ दिया है, कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग करके को का नहीं, जैसे राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा, यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है कह रहे हैं। मतलब देखो, यानी कि काम हो रहा है लेकिन से है, तो भी वहां पर वो कर्म कारक है। जैसे राम ने रहीम से कहा, तो काम क्या है, कहने का काम, कौन कर रहा है, राम, तो राम के सामने तो नहीं लगा है, तुरंत जान जाओगे कि राम कर्ता कारक है। लेकिन रहीम से कह रहा है तो रहीम के बाद को नहीं है, तो भी क्लियर है कि ये रहीम ही कर्ता कर्म कारक है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रहीम पर पड़ रहा है। मोहन ने श्याम से पूछा, तो मोहन ने लिखा है तो ये तो क्लियर हो गया, ने विभक्ति चिन्ह है तो मोहन कर्ता कारक है।
लेकिन श्याम के बाद को नहीं लिखा है, से लिखा है। तो यहां से सोचना है कि मोहन जो काम कर रहा है किस पर उस काम का असर पड़ रहा है, किससे पूछ रहे, तो मोहन पूछने का काम कर रहे तो किससे, श्याम से, तो श्याम कर्म कारक हुआ। अब यहाँ कंफ्यूजन ये मन में आता है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह तो को है और इसमें तो से है, और से विभक्ति चिन्ह तो करण का है और दूसरा अपादान का है। ये दो कारक का विभक्ति चिन्ह से आता है, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो ये फिर करण है या अपादान है, ऐसे कंफ्यूजन मत होना। वहां भाव को समझना कि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है तो उसका असर किस पर हो रहा है, ठीक। तो उसके जगह में अगर से है तो फिर वो कर्म कारक होगा। चलो अगला देखें। करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होता है। जैसे श्याम गेंद से खेलता है, श्याम गेंद से खेलता है, तो श्याम गेंद के बाद देखो क्या लिखा है, से, यानी उस खेलने के काम को किससे कर रहा है, गेंद से, तो गेंद हो जाएगा करण कारक, ठीक। और ये विभक्ति चिन्ह से इसका पहचान है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो यहाँ द्वारा शब्द करण कारक का विभक्ति है और द्वारा किसके आगे लगा है, लाठी के, तो लाठी इसका करण कारक हुआ, ठीक। संप्रदान का देखें। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कमल, उदाहरण को देखो, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, तो के लिए विभक्ति चिन्ह है इसका, संप्रदान कारक का, तो के लिए पहले क्या लिखा है, मोहन, तो मोहन संप्रदान कारक हुआ। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो के लिए विभक्ति चिन्ह है संप्रदान का, इसके पहले कौन सा शब्द है, पढ़ने, तो पढ़ने हो गया इसका क्या, संप्रदान कारक, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, माँ बच्चे को मिठाई देता है। अब संप्रदान कारक माँ बच्चे को मिठाई देता है। अब यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा है, इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। यानी कि माँ बच्चों को मिठाई देता है, यहाँ बच्चों को दे रहा, देने का काम, मिठाई देने का काम किसको रहा है, बच्चों को, लेकिन वो बच्चों के लिए हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कर्म कारक को का भले ही विभक्ति चिन्ह है लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, के लिए हो रहा है, तो इसलिए यहां भी ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए एवं बच्चों को संप्रदान कारक है, ये कहना है। थोड़ा अपवाद को अलग से याद रखना है, अपवाद वाला कम आएगा तुम लोगों में, मेन नियम आएगा। अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, मैंने बताया था, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है, अपादान में अलग होना होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, समझ आ जाएगा दोनों से में क्या अंतर है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये हिमालय है और गंगा ऐसे इधर जा रही है, तो जो गंगा नदी है हिमालय से दूर हो रही है, अलग हो रही है। तो वहां पर जब ये से आता है तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय क्या हो गया इस यहाँ पर, अपादान कारक। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, वृक्ष से अलग हो रहा है ना, पत्ता भाई गिरेगा तो अलग होगा वृक्ष से। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, तो से, यानी घुड़सवार जो है, घोड़े में चढ़ा हुआ व्यक्ति को घुड़सवार बोलते हैं, घोड़े से गिरेगा तो अलग होगा ना। तो जहां पर एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग होना दर्शाए तो वहां अपादान कारक होता है, ठीक। अब देखो, जैसे मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं कह रहा हूं, तो यहां पर भी क्या आया, से आया। तो यहाँ पर से में एक कोई भी संज्ञा को किसी संज्ञा से अलग होना नहीं दर्शा रहा है, वो उस पेन का उपयोग कर रहा है, उपकरण के रूप में किसी काम को पूरा करने के लिए कोई वस्तु का उपयोग करें और वहां पर से लगाए तो वो करण कारक होता है।
लेकिन अलग होना दर्शाए। जैसे वह दिल्ली से आ रहा है, तो जो आ रहा है दिल्ली से, वो दिल्ली से दूर हो रहा है ना, तो वहां पर से है, वह दिल्ली से आ रहा है कह रहे हैं, तो वह अपादान कारक है। ठीक, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं मोबाइल पर पढ़ता हूँ, तो मैंने मोबाइल का उपयोग पढ़ने के लिए किया, मैं मोबाइल से पढ़ता हूँ। या मैं मोटरसाइकिल से स्कूल जाता हूँ, तो मैं मोटरसाइकिल से दूर थोड़ी हो रहा हूँ, मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहा हूँ एक काम करने के लिए। तो जहां पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करें, तो वह वस्तु कर्ण कारक होगा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसमें सहायता कर रहा है वो वस्तु, तो वस्तु क्या हुआ, कर्ण कारक हुआ। तो वहां पर भी से लगता है। जहां पर अलग होना दर्शाए, जैसे यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, वह दिल्ली से आता है। ठीक ऐसे। अब देखें संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है भाई, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का, की, के या होता है रा, री, रे, चार संबंध पहचान है। जैसे कमल की किताब मेज पर है, तो कमल की, ये की शब्द किसके सामने है, कमल के सामने, तो कमल हो गया संबंध कारक। ये कमल और किताब के बीच में संबंध दर्शा रहा है। कौन, ये की शब्द, कमल की किताब है, तो किताब किसका है, कमल का है। राम का घर दूर है, तो एक घर, जो का विभक्ति है वो राम और घर के बीच में संबंध दर्शा रहा है। तो ये का, की, के, जैसे उसके पास मोबाइल है, तो उसके कह रहे हैं, ये के आया ना, ये संबंध कारक। जैसे रारी कहाँ पर आते हैं, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इस शब्द में रा, री, रे आता है। ठीक, तो ये संबंध कारक पहचान। अधिकरण देख लो, अधिकरण में क्या क्या आता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, तो में, पर, पास, एक और शब्द लिख लेना, पास। जैसे घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी बैठी है, वह पेड़ के पास खड़ा है, वह पेड़ के पास खड़ा है। तो यहाँ पास शब्द है ना, पास, पर, में, ये तीन मुख्य विभक्ति चिन्ह है अधिकरण का। तो वाक्य में कहीं पर भी ये में, पर, पास में से कोई भी शब्द मिले, तो उसके पहले लिखा हुआ जो शब्द है वही क्या होता है, अधिकरण कारक। संबोधन सबसे सरल टाइप का है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं होता। जैसे खबरदार, किसी को क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, इसका मुख्य पहचान है ये जो चिन्ह है। ठीक है, आश्चर्य, क्या आश्चर्य बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं ना, तो यही चिन्ह पहचान है कि उसके उस शब्द के बाद ये चिन्ह लगा रहता है। तो जब ये चिन्ह लगा रहे तो समझ जाना उसके पहले जो शब्द लिखा हुआ है वो संबोधन कारक है। सिंपल सा है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जो ये जो चिन्ह देख रहे हो ना, जिस शब्द के आगे लिखा रहेगा वही शब्द संबोधन कारक होता है। जैसे खबरदार के बाद देखो विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है, तो खबरदार शब्द क्या है, संबोधन कारक है। रीना को मत मारो, तो ये मत मारो लिखा है ना पूरा, तो ये संबोधन कारक है। अरे, यहाँ देखो लिखा है अरे, हेलो, ऐसे करके बोलते हैं ना, किसी को पुकारने के लिए बहुत सारा शब्द बोलते हैं, तो वही सब संबोधन कारक। चलिए देखते हैं बच्चों, अब सर्वनाम कारक खत्म। कारक में उतना ही जानो, कारक के 8 कारक का नाम जानो और 8 कारक को विभक्ति चिन्ह अच्छे से पहचान लो। उसके बाद विभक्ति चिन्ह याद रहेगा 8 कारक का, तो कारक का विभक्ति चिन्ह देखोगे और उसके पहले जो भी शब्द रहेगा वही कारक होता है, वही उसी नाम का। चलो देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। सर्व, सर्व मतलब होता है सभी, और नाम, नाम किसका अर्थ होता है जी, संज्ञा का। संज्ञा को ही क्या बोलते हैं, नाम। तो सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में वही कहलाता है सर्वनाम। क्या बताया मैंने, यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है, सभी नामों के स्थान पर।
यानी सभी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं या वे सर्वनाम होते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। अब राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ हम राम शब्द न लिख करके वह लिख दे। राम ने कहा कि राम बाजार जा रहा है, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन राम शब्द की पुनरावृत्ति करने से, यानी राम शब्द को दोहराने से वाक्य थोड़ा अटपटा लगता। तो वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए राम शब्द की जगह में क्या शब्द डाल दिए? वह। इस तरह वह शब्द संज्ञा के बदले में लिखा गया है, संज्ञा के स्थान पर लिखा गया है, ठीक है, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और तो वह राम के स्थान पर लिखा हुआ है। सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तो सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तो यहाँ मैं शब्द किसके लिए लिखा गया है? सीमा के लिए। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब जाओगे? मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब जाओगे, तो यहाँ तुम शब्द किसके लिए है? आकाश के लिए है। तो आकाश एक संज्ञा शब्द है, उसके जगह में जो शब्द आया तुम, यही सर्वनाम है। ठीक, उपरोक्त वाक्यों में वह, मैं, तुम सर्वनाम है। इस प्रकार से नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं जी? सर्वनाम। चलिए सर्वनाम की थोड़ा सा परिभाषा देख लो। इस पुस्तक के अनुसार जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और यही चीज अभी बार बार बताया। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका, ये सभी सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम के कितने भेद यानी प्रकार होते हैं? तो देख लो, कुल 6 प्रकार यानी 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब पहला प्रकार देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे प्रसिद्ध है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। जैसे पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। पुरुष का मतलब यहाँ केवल पुरुष से मतलब नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका सर्वनाम क्या है? मैं और हम। मैं बोल रहा हूं तो देखना अपने लिए मैं क्या शब्द यूज करता हूं। मैं, अगर मैं हम लोग एक से अधिक रहते तो क्या बोलते? हम। 2 रहते या 2 से अधिक रहते तो भी हम शब्द ही बोलते। जैसे हम मेले जा रहे हैं, हम कल बिलासपुर जाएंगे, तो एक से अधिक रहेंगे तो हम शब्द यूज करेंगे। अगर मान लो मैं अकेला हूं तो मैं कल बिलासपुर जाऊंगा, ऐसे बोलूंगा। तो जो बोल रहा है, बता रहा है, वही होता है अन्य उत्तम पुरुष सर्वनाम। और उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या क्या है? मैं एक वचन है, याद रखना। मैं एक वचन उत्तम पुरुष सर्वनाम है, और जो हम शब्द है वो बहुवचन उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वचन, एक वचन, बहुवचन भी जानते जाओ। मध्यम पुरुष, तो सुनने वाला श्रोता को मध्यम पुरुष सर्वनाम करते हैं। जैसे तू, तुम, आप सब, आप लोग, ठीक है, आप सभी, तुम सभी। तो तू एक वचन है, तुम बच्चों, तुम एक आदमी को भी कहते हैं, एक से अधिक हो तो भी तुम कह सकते हैं, या तुम सब, या तुम लोग, ऐसे करके। आप एक को भी बोल सकते हैं, आप सभी को भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सर जो अटक सुन रहा है रहा। सर। हाँ जी, सर अटक रहा है सर। अटक हाँ रहा है है। सर। सर अटक रहा है। चलिए अब देखना अटक रहा है कि नहीं। चलिए अगला देखें, अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य जिसके संबंध में बात कही गई है वह अन्य पुरुष। जैसे यह, ये, वे, वह, ये क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम है। इसमें देखो, जैसे यह एक वचन सर्वनाम, एक वचन अन्य पुरुष, एक वचन अन्य पुरुष सर्वनाम है। और यह का ये बहुवचन होता है, बहुवचन। उसी तरह वह एक वचन है और वे बहुवचन है, ये भी याद रखना। यह का ये होता है, वह का वे होता है बहुवचन।
तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम। अब यहाँ क्या होता है, जैसे मैं हम लोग मान लो हम दोनों या आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। ठीक, दो लोग बात करेंगे तो भाई अब मैं अपने लिए शब्द यूज करूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं या हम बोलूंगा, और सामने वाला से बात कर रहा हूँ उसको तुम या आप बोलूंगा। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे वह आज स्कूल नहीं आया है रे, वे लोग आज पिकनिक पे गए, तो जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो सामने में नहीं है, वो कहीं दूसरे जगह में है, तो वो उनके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, यह, ये, सर वे। तो यही है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलो दूसरा देखें, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक निश्चित होता है, जिस शब्द से कोई चीज कि हाँ ये चीज है, ये निश्चित हो जाता है, उन शब्दों को बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, जैसे यह, और ये, वह, ये, वे। अब देखो बच्चों, यहीं पर एक कंफ्यूजन आता है। यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये है, वे है, यह है, वह है, यहाँ भी है ना, देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, और यहाँ भी यह है, यहाँ भी वह है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा भाई कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो देखो ध्यान देना, जब ये यह, वह, इसके बाद कोई विशेषण शब्द आ रहा है, यह अच्छा है, या किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि यह टेबल है, यह कुर्सी है, तब वहां पर यह वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, देखो ठीक पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये बताया कि यह, ये, वह, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है करके पढ़ाया। लेकिन दूसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम में फिर वही शब्द लिखा है, यह, वह, ये, वे। अब यहां कह रहा हूं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कैसे पहचानेंगे? वही शब्द दोनों प्रकार का सर्वनाम बन गया। तो जब बच्चों यह, देखो ध्यान से, यह इसका उदाहरण देखो, निश्चयवाचक को देखो, जब निश्चयवाचक में यह के बाद ना एक तो विशेषण शब्द आता है, ठीक है, विशेषण शब्द आता है, और या कोई संज्ञा शब्द भी आ जाता है। जैसे मैं कहूं यह कुर्सी है, यहाँ तो संज्ञा शब्द आ गया। यह अच्छा है, यह बुरा है, ये तो ये विशेषण शब्द है। तो ये पहचान है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पहचान है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो इस तरह से आए, यह, वह, ये, वे के बाद यदि विशेषण शब्द आए या संज्ञा शब्द आए तो समझना वो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अगर यह, ये, वह, वे, इनके द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है, जैसे यह गांव जा रहा, जैसे वह गांव जा रहा है, तो ये जो वह क्या है जी, कोई काम कर रहा है। जैसे वह पढ़ रहा है, तो ये वह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो किस वह, जैसे वे खाना खा रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो जब इन चारों शब्दों के द्वारा कोई काम करता हुआ दिखाई दे, कार्य करता हुआ दिखाई दे वाक्य में, तो समझना वहां ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। लेकिन ये, यह, ये, वह, वे के बाद यदि विशेषण शब्द हो, जैसे उदाहरण को देखो, इसमें यह अच्छा है, वह बुरा है, तो अच्छा, बुरा, अच्छे, बुरे, ये क्या है, विशेषण शब्द है। तब की स्थिति में यह, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये याद रखना। चलो, तो ये अंतर को याद रखना, ऐसे ऐसी चीजों प्रश्न में पूछते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे
इसको देखो, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, ठीक है। जैसे तुमसे कभी कभी कोई कहता है कि ये काम कर दूं, तो कहते हो नहीं नहीं, मैं काम स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। तो जहां पर इस तरह से कहते हैं ना कि नहीं नहीं, मुझे ये काम सहायता की जरूरत नहीं, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप नहा सकता हूँ, अपने आप पढ़ सकता हूँ, अपने आप स्कूल जा सकता हूँ, तो किसी काम को मैं ये स्वयं कर लेता हूँ कहना या अपने आप कर लेता हूँ कहना, वहीं पर जो आप शब्द आए या स्वयं शब्द आए, तो ये आप और स्वयं शब्द क्या है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं पर यानी प्रेस करने के लिए समझो, या ऐसा शब्द जिसमें उस पर दबाव बनाया गया हो कि हाँ ये काम स्वयं या आप कर लेता हूँ करने, तो वो इंगित कर रहा है, बता रहा है, निर्देश दे रहा है। ये स्वयं शब्द से पता चलता है कि ये काम कोई दूसरा नहीं बल्कि वो जो करता है वो स्वयं कर रहा है। तो ये है, यहाँ लिखा है ना, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। अब देखो, मैं तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और आप क्या है? मध्यम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो अपने आप के लिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। तो कभी भी उत्तम पुरुषवाचक व्यक्ति मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करे तब वहां पर होता है निजवाचक। तो इसको ऐसे याद रखो कि जब भी हम कहें कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा या मैं काम अपने आप कर लूंगा, तो समझ जाना वहां पर जो अपने आप या आप शब्द आता है या स्वयं शब्द आता है वही निजवाचक सर्वनाम होता है। चौथा देखो, संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर दो वस्तुओं या अथवा दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध प्रकट कर होता है वहां संबंधवाचक। जैसे वह लड़का जो कलाया था पढ़ने में तेज है, तो ये जो शब्द क्या है? संबंधवाचक है। केवल इसमें एक ही शब्द को याद रखो। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब ये जो शब्द आए बीच में, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, तो ये जो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम किसी ऐसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, पता न चले निश्चित रूप से। अनिश्चय भाई निश्चय का उल्टा निश्चय है। जैसे कोई आया था, अब कौन आया था? कोई बोलने से पता ही नहीं चला। घर में कुछ नहीं है, अब घर में कुछ नहीं है तो क्या कुछ नहीं है, उस सामान का नाम पता चला क्या? तो ये कुछ कोई ये ऐसे शब्द है जिससे निश्चित नहीं हो रहा है, ना तो किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित नहीं हो रहा है, ना किसी वस्तु के बारे में कि इसी वस्तु के बारे में बात हो रहा है, कि इसी व्यक्ति के बारे में ये कह रहा है, ऐसा फिक्स निश्चित नहीं हो रहा है, इसीलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलो देखो, अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, जैसे यहाँ कौन आया, कौन प्रश्न है, तुम्हारा क्या नाम है, क्या से क्या पता चला प्रश्न, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है। जैसे यह तुमने कैसे किया, यह सवाल तुमने कैसे हल किया, तो कैसे शब्द क्या है, कैसे से प्रश्न बन रहा है ना। तो जिन शब्दों का उपयोग बच्चों हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक, किस टाइम आओगे, किस, कब, तुम कब आओगे, तो ये कब, तो ये सब साथ क्या है, ये सब शब्द प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। तो जो प्रश्न बनाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो क्या है जी? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जितना तुम लोग ये प्रश्न बनाने के लिए शब्द यूज करते हो ना, वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलो देखते हैं, विशेषण देख लेते हैं सरसरी तौर पर। तो विशेषण जान रहे हो क्या है भाई? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, यानी विशेषता प्रकट हो, विशेषता बताई जाए, जिस शब्द के माध्यम से, वही शब्द कहलाता है विशेषण। अब विशेषण में कितने तरह के शब्द आते हैं? संख्या बताने वाला, जैसे वहां 4 लड़के बैठे थे, मान लो अभी 15 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे कि 15 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बच्चे की संख्या कौन बता रहा है? 15। तो कोई भी संख्या का उपयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले करें
या संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने के लिए करें, तो वहां पर वो संख्या क्या है, ही विशेषण है। ठीक, संख्या शब्द है। आकार, जैसे अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो वो छड़ी कैसी है भाई, लंबी है। छड़ी कैसी है, लंबी है। तो किसी प्रश्न में किसी संज्ञा का के पहले कितना, कितनी, कितना, कितनी या कितने, ये शब्द लगाकर प्रश्न बनाओ तो उत्तर संख्या में आएगा। ठीक, या मात्रा में आएगा। जैसे तुम्हारे पास कितना दूध है, मान लो मेरे पास 5 लीटर दूध है, तो मैं कहूंगा मेरे पास 5 लीटर दूध है, तो वो 5 लीटर क्या है, मात्रा को दर्शा रहा है ना। तो कितना, कितनी का उत्तर क्या है, 5 लीटर। या जो भी रहेगा, तुम्हारे पास कितना मोबाइल है, तो एक मोबाइल है। तो एक, या मात्रा में बता रहे, लीटर में, किलोग्राम में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। ठीक है, जितना मापन वाला। तो मापन वाला के पास जो संख्या लिखा रहता है ना, वो संख्या क्या है, ये विशेषण शब्द है। ठीक, और कैसा है करके, तो लंबी है, छोटी है, मोटी है, मोटा है, पतला है, तो ये सब शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक, अगला देखिए, अवस्था। श्याम 10 वर्ष का है। अवस्था में कई प्रकार का होता है, उम्र के अनुसार अवस्था, जैसे वह बच्चा है, वह वयस्क है, वह किशोर है, वह जवान है, वह बूढ़ा है। तो ये क्या है, अवस्था को दर्शाता है। अवस्था में एक और आता है, जैसे वह बीमार है, वह गरीब है, वह अमीर है, वह स्वस्थ है, इसे भी अवस्था कहते हैं। तो ये सब भी विशेषण शब्द है। रूप में राधा सुंदर है, वह कुरूप है, कुरूप, सुंदर। ठीक, तो रूप भी कई प्रकार के होते हैं। वह चौकोन है, वह तिकोना है, वह आयताकार है, ये भी क्या है जी, रूप है। ठीक, वह गोलाकार है, तो ये सब रूप हुआ। गुण, उसका पेट, उसका कोट पुराना है, गुण पुराना है, अच्छा है, बुरा है, नया है, ये सब क्या है, गुण हो गया। ठीक, तो गुण में अच्छा भी हो सकता है, बुरा गुण भी हो सकता है, तो अच्छे बुरे दोनों गुण क्या हुए, सब विशेषण शब्द को दर्शाता है, जो किसी के गुण के बारे में बताया, चाहे वस्तु हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी भी गुण के बारे में बताया कि उसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। स्वभाव, मोहन, श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति। तो मिलनसार व्यक्ति क्या दर्शाएगा, स्वभाव। वह ईमानदार है, क्या दर्शाता है, ईमानदारी भी एक प्रकार का गुण है और स्वभाव भी है एक तरह से। स्थिति, शीला उनकी लाडली बेटी है, तो उनकी स्थिति क्या है, लाडली बेटी है कह रहे, तो स्थिति दर्शा रहा है। ठीक, चलिए, ऊपर के वाक्यों में विशेषण मोटे अक्षरों में दर्शा गए, ये तो हमने देख लिया, अभी बता भी दिया। अब चलिए, विशेषण हो गया, विशेषण के कुछ भेद देख लेते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में अभी जैसे बताया मैंने, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, ये सब बताए, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इतना चीजों के बारे में जो बताता है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम का गुण बताए तो भी गुणवाचक। जैसे वे विद्वान व्यक्ति है, श्याम शांत स्वभाव की लड़की है, वह दुष्ट है, रमा बुरी है कि सुंदर है, श्याम रंग में हरी, लाल, आकार में मोटा, दशा में देखें तो दुर्बल, स्वस्थ, ये सब क्या दर्शा रहा है, गुण। गुण के अंतर्गत ये सब चीज आता है। गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, इसको याद कर लो। रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, दशा, ये सब गुण वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखें परिमाण। तो परिमाण माने क्या होता है, परिमाण माने ही होता है मात्रा। परिमाण माने मात्रा। मात्रा में क्या का दर्शाते हैं, जैसे लीटर, मीटर या किलोग्राम वाला। तो ये तीनों चीज में किसी चीज के को व्यक्त करें। अब इसमें मान लो निश्चित नहीं है, तो वो थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। लिखा है ना, मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा। जीवन भर क्या है जी, परिमाण को बता रहा है, मात्रा को। कितना भर, कितना, तो पूरा जीवन भर। मुझे थोड़ी चाय चाहिए, मुझे 2 सेर चावल चाहिए, तो 2 सेर पहले नाप, ये इकाई है पहले जमाने का, इस सेर आजकल यूज नहीं होता। मीटर, 1 मीटर कपड़े, बहुत दूध चाहिए। ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 3 मीटर, 4 मीटर, ये शब्द तो है ही, लेकिन ये सब भी क्या है,
परिमाण को बताता है, किसी वस्तु की, किसी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा को बताता है ये शब्द, इसीलिए ये परिमाणवाचक सर्वनाम है। अब निश्चित परिमाणवाचक आता है। निश्चित में क्या है भाई? तो जिसकी मात्रा निश्चित हो, जिसकी माप तौल का बोध हो। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया तो 4 किलो निश्चित है ना, तो उससे कम लाया ज्यादा, 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। 2 मीटर कह रहे निश्चित है, 1 तोला 4 किलो 3 मीटर, तो ये निश्चित वाचक हो गया। अनिश्चित वाचक में क्या हो जाएगा? निश्चित वाचक परिमाणवाचक में पता ही नहीं है। जैसे सभागार में बहुत आदमी है, पता ही नहीं है 10 है, 20 है, 40 है, 100 है, 1000 है, तो बहुत शब्द से क्लियर स्पष्ट नहीं होता, निश्चित नहीं होता, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। मेले में अनेक पशु पक्षी हैं, कुछ छात्र हड़ताल पर है, विश्वविद्यालय कुछ छात्र हड़ताल पर है, तो इन शब्दों से जो संख्या या मात्रा है वो निश्चित नहीं होता, इसलिए क्या है? अनिश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम। ठीक। सार्वनामिक विशेषण, यही सबसे कठिन काम, कठिन है इसमें का। विशेषण में सार्वनामिक विशेषण को याद रखना जरूरी है, बाकी याद रखो चाहे मत रखो, मैं नहीं जानता। अब इसी में परिमाणवाचक में यहाँ पर थोड़ा सा एक और बताया था मैं पिछला वाला में, देखना, ये निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, इसी में निश्चित संख्यावाचक होता है, इसमें थोड़ा सा कम दिया है। निश्चित संख्यावाचक इसमें जिसको गिन सकते हैं उसको रखते हैं ये, और अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, एक अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में जिसको गिना जा सकता है, जैसे पेन, मोबाइल, जिसको गिन सकते हैं उनके लिए शब्द आता है। और परिमाणवाचक में जिसकी मात्रा होती है, जिसको मीटर से नापते हैं, लीटर से मापते हैं और किलोग्राम से तौलते हैं, ये सब आता है परिमाण में। ठीक है, और संख्यावाचक में जिसको गिना जा सकता है, तो ये कम मायने रखता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों विशेषण में, वो है सार्वनामिक विशेषण। अब कैसे, देखो ध्यान दो, अभी तुम लोग का दिमाग खराब होने वाला है थोड़ा सा। पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो, सार्वनामिक शब्द को भी थोड़ा समझो। सार्वनामिक, सार्वनाम ये सर्वनाम शब्द से बना है। अब यहाँ लिखा है नामिक, सर्वनाम शब्द से संबंधित जब सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह कार्य करे, विशेषण का काम करे, ऐसा सर्वनाम शब्द बच्चों जो विशेषण की तरह प्रयोग हो वाक्य में, विशेषण का काम करे, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब कैसे पता चलेगा रे भाई कि यह, ये, वह, वे? इसको मैं क्या क्या बताया हूं? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, वहां पर भी ये शब्द आए थे, निश्चयवाचक सर्वनाम है करके भी बताया। पहले ये बताया कि जब ये कोई कार्य कर रहे हो तब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यह, ये, वह, वे, इनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन इनके बाद कोई विशेषण शब्द आ जाए तब ये निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब यही चारों शब्द ही सार्वनामिक विशेषण भी होता है। अब कैसे में वो सार्वनामिक विशेषण होगा, चलो देखो, उदाहरण देखो, पता चलेगा। यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है, आपका पत्र मिला। अब देखो क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा समझना। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों,
कैसे जानेंगे? तो देखो, यह शब्द के बाद आदमी शब्द आया है, ये के बाद लड़के शब्द आया है। यहां पैटर्न पहचानना है। ऐसा शब्द के बाद आदमी फिर शब्द आया है, मेरा शब्द के बाद घर शब्द आया है, आपका शब्द के बाद पत्र शब्द आया है। तो ये चारों किस प्रकार के शब्द है व्याकरण के? ये चारों बच्चों संज्ञा है। क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो जब, याद रखो ना, जब ये, यह, ये, वह, वे, ऐसा, मेरा, आपका, ये शब्द सब क्या है जी? सर्वनाम है। और इनके बाद, इन सर्वनाम शब्दों के बाद यदि संज्ञा शब्द लिखा हो ठीक उसके बाद जस्ट, तब समझ जाना वो सार्वनामिक विशेषण है। क्या विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि देखो, तीनों का एक एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह अच्छा है, वह आदमी ईमानदार है। अब देखो, तीनों में वह शब्द आया। यहां पर जो वह है वो पढ़ रहा है, माने कोई ना कोई काम कर रहा है। तो यहां पर जो वह है वो कोई ना कोई काम कर रहा है, तो यहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये जो वह शब्द है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य में देखो क्या लिखा है, वह अच्छा है। तो वह शब्द के बाद एक विशेषण शब्द आया। अच्छा क्या है? विशेषण है। तो वह शब्द के बाद एक विशेषण शब्द आया, इसलिए यह निश्चित वाचक सर्वनाम है। निश्चित वाचक सर्वनाम। तीसरा में भी देखो वह लिखा है, वह के बाद आदमी एक संज्ञा शब्द है बच्चों। बाकी में देख लो, किसी में भी वह के बाद संज्ञा नहीं आया है। तो वह शब्द के बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है। इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है, कोई किसी बात, वह के बाद क्रिया हो रहा है, पढ़ना एक क्रिया है। अगर वह शब्द या कोई भी सर्वनाम शब्द के बाद क्रिया लिखा है, क्रिया शब्द है, वो जो सर्वनाम शब्द है उसके द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है, समझ जाना वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। या कोई भी और दूसरा शब्द लिखा है, मान लो यह, ये, वह, वे के द्वारा, मान लो आप लिखा है, तुम लिखा है, तो वो फिर उस हिसाब से होगा। जैसे मध्यम पुरुष में तुम होता है, आप होता है। ठीक। तो ये तीनों को याद रखना है तुमको। वह अगर कोई कार्य कर रहा है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह अगर वह के बाद कोई विशेषण शब्द है तो वो निश्चित वाचक सर्वनाम, वह के बाद यदि संज्ञा शब्द है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। यही मुख्य पहचान है। अब यहाँ देखो, सार्वनामिक विशेषण के दो महत्वपूर्ण प्रकार दिए हैं, मौलिक, यौगिक। मौलिक क्या है? जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा का विशेषता बताते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। तो देखो, यह के बाद संज्ञा, ये के बाद लोग संज्ञा ही है, कोई के बाद व्यक्ति संज्ञा ही है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, कोई सर्वनाम के मूल रूप है और क्रमशः आदमी, लोग, व्यक्ति की विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो सर्वनाम का मूल रूप है इसको तोड़ा नहीं गया है। जैसे यह से बनता है, यही, यहाँ, ऐसे करके भी बनता है, तो मूल रूप है यह का। ठीक है। जैसे मैं शब्द, ये सर्वनाम का मूल रूप है बच्चों। मैं से क्या क्या बना सकते हैं? मैंने बना सकते हैं। ठीक है, बनता है ना, ऐसे है। तो मैंने बनाया क्या रूप है? मैं शब्द मूल रूप है सर्वनाम का, वही चीज कह रहा है। अब यौगिक को देखो, यौगिक वैसे ही मिक्स, यौगिक माने ही होता है मिला हुआ, मिलकर बना हुआ। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे
ऐसा, तो ऐसा शब्द यह से बना है। कैसा, समान यहाँ लिखा है ना, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा, तो कैसा शब्द भी किस शब्द से बना है, जैसा जिस शब्द से बना है। तो ये यौगिक सर्वनाम है। ठीक, इतना डीपली नहीं आएगा तुम लोगों के में। सार्वनामिक विशेषण अभी बताया ना, 3 चीज, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चित वाचक सर्वनाम और ये सार्वनामिक विशेषण, तीनों में चूंकि यह ये वह वे रहता है, तो पहचान कैसे करेंगे, ये आना चाहिए तुम लोग। ठीक, अब ये संख्यावाचक अभी बता रहा था वही है। हाँ, एक होता है, देखो संख्यावाचक वहां नहीं दिया है करके बोल रहा था, यहाँ दिया है। संख्यावाचक बता दिया। गणनावाचक, उसी में गणना और क्रम वाला रहता है। क्रम वाला को जान लो थोड़ा सा, गणना तो समझ गए। क्रम माने वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा शब्द यूज होता है, वो क्रम को दर्शाता है। ठीक है। आवृत्तिवाचक दूना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, छठगुना, ऐसे करके, तो ये आवृत्तिवाचक है। समुदाय में जैसे कि एक एक, हर एक, प्रत्येक, ये शब्द समुदायवाचक, तो इसको याद रखना, अक्सर ये पूछ देता है। जहां भी शब्द प्रत्येक शब्द आए, हर एक शब्द आए, एक एक, ठीक है, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण है बच्चों। और समुदाय में दोनों, तीनों, चारों कह रहे हैं ना, समूह को दर्शाए भाई, एक से अधिक है, तो वो समुदायवाचक। और प्रत्येक बोधक में ये प्रत्येक, हर एक, एक एक, ये प्रत्येक बोधक। तो ये सब किसका प्रकार है, देख लो भाई, ये संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। देख लो, संख्यावाचक का बहुत सारा प्रकार होता है। गणनावाचक जिसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी संख्या लिखा रहे, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति में क्या दर्शाया है, जो दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना, ये हो गया। और उसी तरह यहाँ लिखा है, देखो, हाँ, समुदाय में 2 2 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे करके प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक, ये सब है। अब विशेषण का तुलना वाला चूंकि और वीडियो में बना चुका हूं, तो इसको थोड़ा सा ही बताऊंगा। देखो, विशेषण के तुलना करने के लिए 3 रूप उपयोग किया जाता है। पहला मूलावस्था कहलाता है, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तम अवस्था। जैसे अधिक व अधिक है, अधिकतर, अधिकतम, तो इसका तुलना करने के लिए 2 चीजों में करते हैं। और ये कोई समूह में कोई भी जगह कोई चीज सबसे ज्यादा है, तो वहां ये उत्तमावस्था का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह अधिक सुंदर है, तो एक व्यक्ति के लिए करेंगे। वह अधिक सुंदर है, एक व्यक्ति के लिए। मान लो 2 में तुलना कर रहे हैं, तो राम श्याम से अधिक सुंदर कह रहे हैं, तो 2 लोगों में सुंदर कहें, तो राम श्याम से अधिकतर सुंदर है, ऐसे अधिकतर कहा जाता है। और राम पूरी क्लास में अधिकतम नंबर पाया, तो ये सबसे ज्यादा को, एक समूह में सबसे ज्यादा को दर्शाता है। तो ये है, इसके लिए और पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्रिया देख लेते हैं। ध्यान से देखो, जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाए उसे क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक, धातु से, जैसे पढ़ना शब्द किससे बना है, जो पढ़ में ना शब्द लगाने से पढ़ना शब्द बना है, तो ये जो पढ़ शब्द है ना बच्चों, धातु शब्द कहलाता है। संज्ञा से हथियाना, जैसे हाथ एक संज्ञा शब्द है, इसमें आना जोड़ दिया तो हथियाना शब्द आ गया। तो संज्ञा से भी क्रिया शब्द बनता है, विशेषण से भी बनता है। जैसे चीखना शब्द विशेषण है, उसमें आना जोड़ दो तो चीखनाना हो जाता है। तो जो क्रिया शब्द है 3 तरह से बनता है। पहला धातु शब्द से, दूसरा संज्ञा शब्द से, तीसरा विशेषता से। अब धातु शब्द क्या है, तो क्रिया के मूल शब्द को बच्चों धातु शब्द कहते हैं। जैसे लिखना, तो लिखना में ना को हटा दो तो क्या शब्द बचा, लिख, ये धातु शब्द है। जैसे खाना, तो खाना में ना को हटा दो तो क्या बचा, खा, तो खा शब्द धातु शब्द है। तो कोई भी क्रिया सुनते हो ना, उसमें ना ज्यादातर लगाते हो। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, पैदल चलना, दौड़ना, कूदना, तो उसमें से ना शब्द को हटा दो तो जो बच जाता है वही क्या कहलाता है, धातु शब्द। ठीक, तो ये है। आप क्रिया शब्द ये संज्ञा से भी बनता है, विशेषता से भी, विशेषण शब्दों से भी बनता है, ये चीज याद रखना। ठीक, अब क्रिया में दो प्रकार की क्रियाएं होते हैं। देखो, रूढ़ क्रियाएं जो धातु से बनती हैं उन्हें रूढ़ क्रियाएं कहते हैं, जैसे अभी बताया, जैसे खाना पीना, उठना बैठना। ठीक है, तो वो रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं।
यौगिक जो एक से अधिक तत्वों से बनती है, जैसे खाना से खिलाना, पीने से पिलाना, देख से दिखाना, पढ़ना से पढ़वाना, ये सब यौगिक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं हो क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं, तो यहाँ देखो गोविंद ने राम को जगाया, तो गोविंद के द्वारा कोई काम कराया गया, तो राम ने गोविंद को प्रेरणा से जगाया लिखा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। जगाया, जगवाया, किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाना। जैसे वह घर को पेंट करवा रहा है, तो करवा रहा है ना, खुद थोड़ी कर रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अगर किसी वाक्य में ऐसे आ जाए कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, तो समझ लेना या कौन सा क्रिया का प्रकार है। और तो उसमें अगर किसी आदमी से दूसरा माने स्वयं न काम करके दूसरे से काम करवा रहा है, ठीक है। जैसे मैं ट्यूशन पढ़वाता हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ कहूंगा, तो वो ट्यूशन पढ़ाना वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाता हूँ, तो किसी दूसरे के द्वारा काम करवा रहा हूँ ना ट्यूशन का काम, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक। विशेषण शब्द का थोड़ा सा ये प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, 2-4 मिनट, इतना ही एक पेज को करेंगे। निम्नांकित वाक्यों को पढ़ें और विशेषण शब्द चुने कह रहे हैं। आप लोगों का आवाज आना चाहिए अब, ठीक है। चलो बताओ, फटे पुराने चिथड़े लपेटे रही है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा है जी? फटे पुराने चिथड़े लपेट रही है, कौन सा शब्द है? तीनों शब्द है, फटे, पुराने, चिथड़े। कोई कपड़ा चिथड़ा है कह रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फटा है ना, तो ये तीनों शब्द विशेषण है। बहुत बढ़िया जवाब दिए हो। चलो अगला, हम नवीन भारत के सैनिक हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द है नवीन भारत। नवीन, नवीन, केवल नवीन शब्द। नया पुराना में नवीन शब्द। भारत संज्ञा शब्द है बच्चों, संज्ञा है भारत, भारत संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है नवीन, नवीन शब्द विशेषण है। अगला देखो, नीलिमा के पास चटकीले कपड़े हैं, इस वाक्य में मुझे बता। बहुत बढ़िया जवाब। कपड़े शब्द संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है चटकीले, चटकीले माने होता है चमकदार, ये विशेषण है। बहुत बढ़िया। चाणक्य को लौह पुरुष कहते हैं, यहाँ विशेषण। संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा, वही शब्द विशेषण होता है। बताओ इसमें संज्ञा क्या है? पुरुष, लौह पुरुष। लौह पुरुष शब्द विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है वो, कौन सी संज्ञा का? चाणक्य, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये चाणक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसी की विशेषता बता रहा है लौह पुरुष शब्द। बहुत बढ़िया जवाब। सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, देखो इसमें कौन सा विशेषण शब्द है और कौन से? नष्ट, 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 नष्ट। गलत। नष्ट होना कहाँ जी? सारी जी, संपत्ति संज्ञा है यहाँ। संपत्ति कितनी, सेठ की कितनी संपत्ति नष्ट हो गई, प्रश्न करोगे। मैं बोला हूं तुम लोगों को क्या क्या आता है, कितना, कितनी, कितने, ये प्रश्न बनना चाहिए, या कैसा, कैसी, कैसे। तो यहां अगर कहे कि सेठ की कितनी संपत्ति नष्ट हो गई, तो उत्तर आएगा सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। और नष्ट शब्द को हटाकर तुम प्रश्न बनाकर देखो, कितनी या कैसा शब्द नहीं लगा सकते नष्ट को हटाकर। तो यहाँ संपत्ति बच्चों संज्ञा है, और सारी इस संपत्ति की विशेषता बता रहा है। तो सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, सारी शब्द सब, कम, ज्यादा, ऐसे जो शब्द है विशेषण है। चलो इसको देखो, इसमें मोटे अक्षर में जो शब्द लिखा है, विशेषण का भेद बताना है। भेद यानी प्रकार।
दुखी लोगों की मदद करो। दुखी शब्द कौन सा विशेषण है? विशेषण का प्रकार बताओ। गुणवाचक। बहुत बढ़िया, गुणवाचक है। यह कलम किसकी है? पुरुषवाचक। तुम लोग नहीं समझ पाए मतलब। मैं बोला था यह 3 प्रकार का, ये जो सर्वनाम, ये जो यह शब्द है 3 जगह आता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक। तुमको देखना था यह के बाद देखो संज्ञा है, यह के बाद संज्ञा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। यह के बाद विशेषण रहता अगर तो वो निश्चयवाचक विशेषण होता। अगर यह के बाद यह कोई कार्य कर रहा होता तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो, पुरुषवाचक विशेषण होता। तो यह के बाद संज्ञा शब्द है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी को तो बार बार मैं कितना टाइम तक समझाया हूं तुम लोगों को कि यह शब्द 3 प्रकार का विशेषण है, तीनों में से कौन सा है पहचानना है। सर्वनामिक कब होगा? जब उसके बाद संज्ञा होगा, काम कर रहा होता कोई, यह तब होता वो पुरुषवाचक। सरस्वती एक मासिक पत्रिका है, मासिक शब्द कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक ये वह है कि ये संख्यावाचक आ गया। संख्यावाचक क्या कह सकते हैं? परिमाणवाचक कह सकते हैं। परिमाण वाचक ये पत्रिका की बता रहा है कि वो मासिक माने 1 महीने में आता है, 1 महीने 1 बार आता है, उसको मासिक पत्रिका बोलते हैं। कुछ लड़के खेल रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर। हाँ, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक 2 प्रकार का होता है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, कुछ या कोई। अनिश्चय 2 प्रकार का होता है। अनिश्चय कुछ और कोई। यहाँ लड़के को गिन सकते हैं ना, जय संज्ञावाचक विशेषण हो। चलो, राम का सारा प्रयत्न निष्फल रहा, क्या विशेषण होगा? निश्चयवाचक। परिमाणवाचक। निश्चयवाचक में बार बार कह रहे हो, निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वह, वे, ये सब आता है जब उसके बाद कोई विशेषण हो। चलो देखो कहां पर आ गए। मुझे शेर भर दूध चाहिए। परिमाणवाचक। परिमाण वाला में परिमाणवाचक में परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक है। शेर भर कह रहा है, शेर एक मापने की इकाई होता है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, कई शब्द अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक। पहले परिमाणवाचक कई शब्द परिमाणवाचक की संख्यावाचक है इस वाक्य में। अनिश्चित है ये तो पता है, फिक्स है। अनिश्चित बोले हो बिल्कुल सही है, लेकिन वो
संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है, ये समझे हो कि नहीं पता करना है मुझे। संख्यावाचक बच्चों जिसे गिन सकते हैं, परिमाणवाचक। परिमाण गलत, लोगों को गिना नहीं जा सकता, मापा नहीं। याद रखो, लोगों को गिनने की चीज है, लोग गिना जा सकता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाण में जिसको तौलते हैं, परिमाण में ऐसे चीजों को रखते हैं, ऐसे संज्ञा को जिसको तौला जाता है किलोग्राम में, लीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, ये तीनों तौलने की, मापने की, नापने की, इससे संबंधित पदार्थों के आगे अगर कुछ कई ये सब लगा हो तो परिमाणवाचक होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। और जिस संज्ञा को गिन सकते हैं, तो लोगों को गिन सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चलो एक ये वाला और कर दो, फिर बताना। सामने मैदान में खाली स्थान लोग हैं, अनेक या अनेकों? अनेक आएगा। खाली स्थान आदमी किसे अच्छा लगता है, वीर या साहसी? वीर। वीर अच्छा लगता है, ठीक। मैं खाली स्थान उत्साह से 10 क्या देश सेवा के कार्य में लग गया, दूसरे या दुगुने? दुगुने उत्साह से, दुगुने उत्साह से। द्रौपदी खाली स्थान कन्या है, क्या हो गया? सुशील। द्रौपदी सुशील कन्या है, सुशीला कन्या नहीं होता। सेठ के पास खाली स्थान साड़ियों की भंडार है, सेठ के पास उजले आएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बच्चों, तो आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर विराम देते हैं।